प्यारे बच्चों नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। बीएससी बीएड सेकंड का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर स्टार्ट किया था मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट टाइम जो हमने किया था लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, अब उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करना है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है उसका, ठीक है, ज्यामितीय क्या मतलब है, ठीक है। लैग्रेंज मध्यमान प्रमेय का ज्यामितीय अर्थ। तो ये कहता है कोई कर्व है एफ एक्स और कंटिन्यू है, ठीक है, इन इंटरवल ए बी में, ठीक है। और देखो लैग्रेंजेस को अगर कोई फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो उसकी दो प्रॉपर्टी हैं कि वो कंटिन्यू होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और तब सी मिलेगा हमें, ठीक है। इसके बारे में बताया, ठीक है। तो फंक्शन कंटिन्यू है ए बी इंटरवल में और एफ एक्स डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल ए एंड बी के अंदर, ठीक है भी। तब सी बिंदु मिलता है ए और बी में कि एफ बी माइनस में एफ बी माइनस में ए इज इक्वल टू एफ डैश सी के इक्वल होता है। ये हमने लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ी थी, इसको हम फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी कह देते हैं, ठीक है। तो इसमें यह बताया था कि इस इंटरवल ए बी के अंदर जो कर्व है मूव कर रही है, उस कर्व के ऊपर प्रत्येक पॉइंट के ऊपर टेंजेंट खींचे तो उन टेंजेंटों में से एक टेंजेंट ऐसा होगा जो किसके समांतर होगा, जो इसके ऑर्डिनेट होते हैं एफ ए और एफ बी जो निकाले थे उनको मिलाने वाली रेखा के समांतर होगा, ये उसने कहा है। इसका मतलब ये है, सिर्फ इतना याद रखना आपने। मैं थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल बना के दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें एफ ए और एफ बी तो इक्वल है ही नहीं, ठीक है। तो कोई कर्व है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कर्व है हमारे पास, कैसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको यहां से मिलाया, इसको यहां से मिलाया। ये x इजिकल टू ए है, ये x इजिकल टू बी है। यहां पर ये वैल्यू कितनी होगी एफ ए और ये कितनी होगी एफ बी, ठीक है। इसको मिला देते हैं, इन बिंदुओं को मिला देते हैं, ले एफ ए और एफ बी को। तो कहता है कि ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इसका, कहता है प्रत्येक बिंदु के ऊपर हम टेंजेंट खींचे, कोई भी टेंजेंट खींचे, उनमें से एक टेंजेंट ऐसा होगा जो इसको मिलाने वाली इनको मिलाने वाली एफ ए और एफ बी को मिलाने वाली रेखा के समांतर होगा। यानी कोई बिंदु सी मिलेगा, मान लेते हैं कि यहां पर सी मिल गया होगा, तो वो जो टेंजेंट है वो समानांतर होगा, ठीक है, किसके, इसके बराबर, ठीक है, एफ ए एफ बी के रेखा के समांतर होगा। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। कोई बिंदु सी मिलेगा एक्स इजिकल यानी ए और बी के बीच में ये बिंदु सी है, इसके ऊपर कोई टेंजेंट खींचा था इस वक्र के ऊपर, तो वो टेंजेंट, वैसे टेंजेंट काफी होंगे इसके, कितने भी हो सकते हैं, ये ठीक है, ये प्रत्येक बिंदु के ऊपर टेंजेंट खींचते जाएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसमें से एक टेंजेंट ऐसा मिला है जो इस रेखा के बिल्कुल समांतर होगा, ठीक है। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग था, ये आपने याद रखना है। उसके बाद में इसका थोड़ा सा दूसरा फॉर्म भी है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का। बस इतना ही करना है आपने, इतना ही बात लिखनी है इसमें, ज्यादा डिटेल नहीं लिखनी है। आपको 2 नंबर का ही पूछा जाएगा, पूछेगा तो। इसका दूसरा अनोदर फॉर्म है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम जो है उसका एक और भी फॉर्म है। वो क्या कहता है, कोई फंक्शन एफ डिफाइन है ए और ए प्लस में एच में, कोई फंक्शन है डिफाइन है यानी परिभाषित है, इसमें इंटरवल ए और ए में थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर दे, इस ये इंटरवल बना लिया हमने, ठीक है ना। जैसे कैसे, ये जैसे ए है तो इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट ए प्लस में एच, ए प्लस में एच, तो ये इसका इंटरवल बना लिया। इसके अंदर कर्व के बारे में डिस्कस कर रहा है, तो इसके बीच में एक बिंदु मिल जाएगा सी, ठीक है। वो किस प्रकार से मिलेगा, इसी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाया है। तो कहता है कि फंक्शन कंटिन्यू है इन ए और ए प्लस में एच में,
नंबर एक। नंबर दो, एफ डिफरेंशिएबल है इन ए और ए प्लस में एच में, ठीक है। तब कहता है कि एक थीटा जो एक और जीरो के बीच में इस प्रकार से मिलेगा कि एफ डैश ए प्लस में थीटा एच क्या होगा, एफ ए प्लस में एच माइनस में एफ ए बाई में एच, ठीक है। या इसको ये भी कह सकते हैं कि भी इसको इधर ले आएंगे तो आल्सो एफ ए प्लस में एच माइनस में एफ ए इज इक्वल टू एच और एफ डैश ए प्लस में थीटा एच, ठीक है। ये दूसरी फॉर्म है भाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की दूसरी फॉर्म है, जहां पर थीटा ज्ञात करना होता है, थीटा का मान 0 और 1 के बीच में, ठीक है। तो उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे ना, ये वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास सी बिंदु, ये सी भी पॉइंट ही है, ए प्लस में थीटा एच है। आप कहोगे सर ये सी बिंदु कैसे हुआ, ये एक्चुअली में इसके अंदर बीच में ही कहीं ना कहीं है, ठीक है। ए प्लस में थीटा एच, क्यों, क्योंकि हमें पता है ए प्लस में एच है, ये है ए, ठीक है। तो एच को थीटा से मल्टीप्लाई कराएंगे, थीटा वैसे भी 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना है, कितनी दूरी है, h दूरी तो है बीच में गैप, ठीक है। उस h दूरी को एक से छोटी रकम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी थोड़ी सी कम ही होगा, यानी ठीक है ना, h से कम ही होगा एक्चुअली में, तो यानी वो बिंदु इसमें ही कहीं मिले हैं। तो एक्चुअली में ये जो C ही है, एक्चुअली में देखा जाए तो ये C ही है, ठीक है। a प्लस में थीटा h इज इक्वल टू C ही है, जो C बिंदु मिलेगा, ठीक। ये बस दूसरी फॉर्म बन गई इसकी, तो ये भी यूज हो सकती है। चलो उसके बाद में इंपॉर्टेंट डिडक्शन करनी है हमने, लैग्रेंज मध्यबन प्रमेय का महत्वपूर्ण निगमन, ठीक है। तो थोड़ा सा बात और कर लेते हैं, इसमें क्या बात बता रहा है। ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है, ये एक बात और भी बताता है, क्या कि किसी अंतराल ए बी के अंदर कोई फंक्शन कंटिन्यू है और अवकलनीय है, ठीक है, बात कर रहा हूं उसके ओपन इंटरवल में अवकलनीय है, तब कहता है कि अगर उसका एफ डैश एक्स डेरिवेटिव तो निकालेंगे हम, ठीक है। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में यही तो बताया, कोई फंक्शन कंटिन्यू होना चाहिए ए बी क्लोज इंटरवल में और ओपन इंटरवल ए बी के अंदर वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। तो अवकलनीय तो है ही, अगर वो अवकलनीय है, अगर वो जीरो आ जाता है, जीरो आ जाता है तो वो फंक्शन जो होता है ना अचर होता है, ठीक है। तो एक्चुअली में वो फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स क्या रहेगा, अचर रहता है, ठीक है। तो ये तो हमें पता ही है, वैसे भी कोई ज्यादा बात नहीं, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आ जाता है तो वो फंक्शन क्या है, अचर है, ठीक है। और दूसरी बात क्या कहते हैं कि अगर उसका डेरिवेटिव एफ एक्स उस इंटरवल के अंदर धनात्मक आता है, पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आता है, तो वो उस अंतराल के अंदर वर्तमान ही रहता है, यानी बढ़ते हुए क्रम में ही रहता है वो फलन, ठीक है ना, बढ़ता ही जा रहा है, ये नहीं है कि कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, नहीं, ठीक है ना। तो वो निरंतर, यानी वो फलन निरंतर निरंतर वर्धमान होगा, वर्धमान होगा, ठीक है, उस अंतराल के अंदर, यानी कोई अंतराल है x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी, अंतराल के अंदर कोई फंक्शन है, तो जैसे ये बढ़ रहा है इस अंतराल के अंदर कंटिन्यू बढ़ रहा है, ये तभी होगा जब उसका डेरिवेटिव 0 से बड़ा होगा प्रत्येक मान के लिए, ए बी इंटरवल के प्रत्येक मान के लिए अगर वो धनात्मक दे रहा है, धनात्मक की बात आ रही है, 0 से बढ़ेगा मतलब धनात्मक, ठीक है, उसका डेरिवेटिव रहता है, तो वो उस अंतराल के अंदर वर्तमान रहेगा, तो यानी नई इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है। क्योंकि फंक्शन तो हमें पता है किसी अंतराल के अंदर, जैसे अंतराल ए और बी के बीच में तो कभी फंक्शन बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो यानी ये इंफॉर्मेशन बता देता है कि भी फंक्शन अब डाउन जा रहा है फिर इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है ना। तो किंतु अगर उसका डेरिवेटिव धनात्मक रहता है तो वो वर्तमान रहता है, हमेशा बढ़ते हुए क्रम में रहता है। अगर उसका डेरिवेटिव अगर जीरो या नेगेटिव है तो वो निरंतर निरंतर वो कभी भी डाउन और अप नहीं होगा, यानी या तो निरंतर डाउन ही रहता रहेगा, निरंतर असमान,
होगा। ठीक है भी, तो ये नई इंफॉर्मेशन आई है तो मैंने बता दिया। ठीक है, आगे एक प्रमेय आई है भाई, इस लैग्रेंज की बात ही करें, इसी पे बेस एक प्रमेय और बनाई है। वो क्या कहती हैं, देखते हैं कि कोई इफ द डेरिवेटिव ऑफ ए टू फंक्शन, टू फंक्शनों के ऊपर बात करने लगे आप। पहले अभी एक फंक्शन की बात चल रही थी, टू फंक्शन पे बात आ रही है और हेल्प लेंगे हम, लैग्रेंज की हेल्प लेंगे। ठीक है, कहता है कि डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शन, कोई फंक्शन टू है, एफ एक्स और जी एक्स, दो फंक्शन ले लिए मैंने, और डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शन एट एवरी पॉइंट इंटरवल ए बी, इनके डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव इन ए बी इंटरवल में, ठीक है, ओपन में ही होता है डेरिवेटिव तो इन दोनों का, मैं प्रमेय लिख रहा हूं और शॉर्ट में। देन फंक्शन डिफर बाय द कांस्टेंट, तब ये कहता है इनके डेरिवेटिव, इन फंक्शनों के डेरिवेटिव इस इंटरवल के अंदर क्या हो रहे हैं। इफ डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शन एवरी इंटरवल इज सेम, डेरिवेटिव इन इंटरवल ए बी क्या है, सेम है इनके, इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव निकालो, और कहता है इक्वल पाया जाता है प्रत्येक बिंदु पर, ए बी के प्रत्येक बिंदु पर। ठीक है, चलो देन कहता है ये फंक्शन है ना, इनका डिफरेंस कांस्टेंट होगा, ये कहता है। देन यानी एफ एक्स माइनस में जी एक्स है ना, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, देख लेते हैं। चलो अभी मैं डेरिवेटिव है, यानी जैसे ये डेरिवेटिव निकाल दिए और इंटरवल में सेम है यानी इक्वल है, दिस मींस क्या है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी डैश एक्स इक्वल दे रखे हैं, और सिद्ध करना है कि उन दोनों फलनों का जो डिफरेंस होगा ना, दोनों फलनों का डिफरेंस है वो अंतर जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, दो फलन लेके चलते हैं, और डेरिवेटिव तो निकलता ही है, तो निकलता है तो यानी डिफरेंशिएबल भी है, और फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यू होगा ही होगा। ठीक है, तो ये बातें लिखनी चाहिए वैसे, सॉल्यूशन या प्रूफ। तो एफ एक्स एंड जी एक्स डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो दिस मीन्स वो कंटिन्यू भी है, एफ एक्स और जी एक्स इज कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू तो होगा, डिफरेंशिएबल तो पहले बता दिया तो कंटिन्यू भी होगा। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं, गिवन क्या है, उन दोनों का डेरिवेटिव क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो नाउ गिवन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी डैश एक्स। ठीक है, ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं। अब मैं एक काम कर लेता हूं, जो हमें प्रूव करना है एफ एक्स माइनस में जी एक्स या जी एक्स माइनस में एफ एक्स। ठीक है, कोई भी, ये कोई जरूरी नहीं है कि एफ एक्स में से जी एक्स को घटाएंगे, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो अंतर है ना वो एक फंक्शन मान लेते हैं, माना कैपिटल एफ एक्स क्या है, इन दोनों का अंतर है फलनों का, एफ एक्स माइनस में जी एक्स। ठीक है, भी इन दोनों के अंतर हमें पता है कि भी, अभी पहले तो नहीं पता कि भी कांस्टेंट है, मैं मान लेता हूं एक फंक्शन है वो। ठीक है, अब डेरिवेटिव करता हूं दोनों तरफ, डिफरेंशिएबल तो है ही, तो एफ डैश एक्स माइनस में जी डैश एक्स। ठीक है, एफ डैश माइनस में जी, ये दोनों तो इक्वल ही है, पहले से ही बता रखे हैं, एफ एक्स डैश और जी डैश एक्स तो इक्वल है, तो यानी ये जीरो आ गया, तो दिस मीन्स एफ डैश एक्स क्या होगा, जीरो। ठीक है, दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये जीरो है। इसका मतलब क्या है, किसी फलन का, अभी हमें एक रिजल्ट लिखा था पहले से कि किसी फलन का अगर डेरिवेटिव जीरो के बराबर है तो वो फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। तो एफ एक्स इज कांस्टेंट, और एफ एक्स क्या लेके चले था, इन दोनों का अंतर लेके ना, तो दिस मीन्स एफ एक्स की जगह एफ एक्स स्मॉल माइनस में जी एक्स स्मॉल इज इक्वल टू कांस्टेंट। बस यही हमें प्रूव करना था, अब हो गया। ठीक है भी, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब आते हैं सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम। फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम यानी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम हम कर चुके हैं, उसकी प्रॉपर्टी कर चुके हैं, उसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग का भी कर दिया हमने। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं,
सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर आते हैं। सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, जिसको हम कॉची मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम या फिर इसको कॉची मीन वैल्यू थ्योरम थ्योरम भी बोल देते हैं, दोनों ही एक ही बात है। ठीक है, कॉची का मध्यमान प्रमेय, तो वहां पर कॉची का मध्यमान प्रमेय या सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम किसी नाम से आ सकती है, स्टेट एंड कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, या फिर ये कह देता है कि सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट लिखिए। ठीक है, वो स्टेटमेंट क्या है वो बता देते हैं। हाँ, ये जो आई है ये दो फंक्शनों के ऊपर बात कर रहा है। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे एक ही फंक्शन के बारे में ही डिस्कस चल रहा था, रोल थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एक ही फंक्शन के ऊपर काम कर रही थी। अब यहाँ पर दो फंक्शन आ गए हैं, दो फंक्शनों के बारे में बात करेगा। क्या कहता है, इफ टू फंक्शन एफ और जी विद डोमेन ए बी इंटरवल के अंदर कोई फंक्शन है सच दैट बोथ आर कंटिन्यू हो ए बी इंटरवल के अंदर, डिफरेंशिएबल हो ए बी इंटरवल के अंदर, यानी और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, जी डैश एक्स, जो जी दूसरा फंक्शन है ना उसका डेरिवेटिव जीरो ना हो। ठीक है, तब कहता है एक बिंदु सी मिलेगा, उस इंटरवल के अंदर एक सी बिंदु मिलेगा। इस प्रकार से ये लिख देता हूं मैं कि कोई फंक्शन एफ एक्स है, कंटिन्यू है इन ए बी इंटरवल में, एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स, यानी एफ एक्स और जी एक्स दोनों के बारे में बात करेगा। कंटिन्यू है दोनों ही, एफ एक्स में एक ना लिखूं, एफ एक्स और जी एक्स, एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही क्या है, कंटिन्यू है इन इंटरवल में, और एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल ए बी में। ठीक है, और तीसरी क्या कहता है, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन क्या कहता है, जी डो डैश है जो डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन का निकाला वो जीरो के बराबर नहीं है, तब कहता है एक बिंदु मिलेगा, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी इन ए बी इंटरवल, इस ए और बी इंटरवल के अंदर एक ऐसा बिंदु मिलेगा। ठीक है, कि कैसे मिलेगा वो, कि एफ डैश सी और जी डैश सी किसके बराबर होगा, एफ बी माइनस में एफ ए और जी बी माइनस में जी ए, इससे मिलेगा। लैग्रेंज में कैसे मिलता था और रोल्स थ्योरम में कैसे मिलता था, यानी ये पॉइंट सी निकालने का तरीका कैसे मिलता था, यहां पर सी पॉइंट निकालने का तरीका ये रहेगा। ठीक है, यहाँ पर दो फंक्शनों के बारे में बात कर रहे हैं, दो फंक्शनों वाले क्वेश्चनों के लिए, क्योंकि दो फंक्शन भी आ सकते हैं, तीन फंक्शन भी आएंगे तो वो पर में भी करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हमें प्रूव करनी भी है, प्रूव भी करेंगे हम। तो एक काम कर लेते हैं, देखो यहां पर एक प्रॉब्लम हो सकती है हमें, क्या, जीबी और जीए ये दोनों इक्वल हो गए ना, तो ये जीरो बन जाएगा और ये इंफिनिटी बन जाएगा, तो यानी सी निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं क्या जीबी और जीए इक्वल तो नहीं है। तो सबसे पहले ये सिद्ध करेंगे कि जीबी नॉट इक्वल टू जीए। ठीक है, मान लेते हैं कि इक्वल है, माना जीबी इज इक्वल टू जीए इक्वल है। ठीक है, विरोधाभास से कर देंगे हम। ठीक है, विरोध से हम इसको सिद्ध कर देंगे। तो हमें पता है कि एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही कंटिन्यू हैं, डिफरेंशिएबल भी हैं, यानी जी एक्स खुद भी क्या है, कंटिन्यू है, डिफरेंशिएबल है। और अगर ये दोनों चीज है तो रोल्स थ्योरम के मुताबिक अगर
GA और GB अगर दोनों इक्वल है तो ये तो रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर देगा। जी फंक्शन है वो रोल्स थ्योरम, क्योंकि दो प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर रखी, वो तो गिवन ही है। अगर ये दोनों इक्वल है, तीसरी प्रॉपर्टी रोल की यही कहती थी, जी फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, एफ एक्स की बात नहीं कर रहा, एफ एक्स की तो बात नहीं कर रहा मैं, एफ एक्स तो वैसे ही ऊपर है, ठीक है, मैं जी फंक्शन की बात कर रहा हूं। जी फंक्शन मान लेते हैं कि ये तीसरी प्रॉपर्टी है, तो अगर ये इक्वल आ जाता है तो यानी रोल्स थ्योरम कंप्लीट हो जाती है जी फंक्शन के ऊपर, तो है ना, तो यानी इसका मतलब ये तो इक्वल होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वल मान के चलते हैं, तो आता है जी एक्स रोल्स थ्योरम की तीनों शर्त संतुष्ट करता है। आता है एक सी मिलेगा, आता है सी मिलेगा इंटरवल ए बी में। इस प्रकार से सी निकालने का तरीका क्या होगा, जी डैश सी इज इक्वल टू 0 होगा, जी डैश सी इक्वल टू 0 होगा। यानी भाई देखो, अगर हमने इक्वल लेके चले हैं जीबी और जीबी, ये यानी ये परेशान कर रहा था हमें, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए तो ये 0 बन जाएगा, तो इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है, तो ये इक्वल नहीं होने चाहिए। बट मैं एक काम करता हूं, इसको सिद्ध करते हैं कि वास्तव में ये इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है, इक्वल नहीं हो सकते। तो देखते हैं, मैं मान लेता हूं कि दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो जी फंक्शन कंटिन्यू है, जी डिफरेंशिएबल भी है, और जीबी और जीए दोनों बिंदुओं के ऊपर दोनों के मान इक्वल भी आ रहे हैं। अगर ये दोनों मान हो रहे तो यानी रोल्स थ्योरम की तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दिया, तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दिया, तो उस इंटरवल ए बी के अंदर सी बिंदु मिलेगा जी के लिए, तो जी फंक्शन के लिए तो सी मिलेगा। और वो सी कैसे निकालते हैं, जी डैश सी 0 होना चाहिए, ठीक है। और सी क्या है, सी कोई भी ए और बी के बीच में कोई बिंदु है, और हमें पता है कि ए और बी के मध्य किसी भी बिंदु के लिए उसका डेरिवेटिव तो 0 नहीं है। ये तो इसने कहा कसी ने, ये तो नहीं है, तो यानी ये तो गलत हो गया। x इज इक्वल टू सी लिखेंगे तो जी डैश x इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो ये तो इसका विरोध आ गया, विरोधाभास है, ये तो लेना ही नहीं है, ये तो इसीलिए तो ये बात काटी इन्होंने, ठीक है, कि ये तो इक्वल टू नहीं है, तो यानी इसका विरोध आ गया। अतः यह तो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम की तीसरी शर्त का विरोध है, यह तो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है। अतः जी डैश एक्स 0 नहीं होना चाहिए, अतः जी डैश एक्स 0 के इक्वल नहीं है, यह भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इक्वल तो नहीं है, तो अतः जी बी नॉट इक्वल टू जी ए, यानी सिक्योर हो गए हम यहाँ पर, ये तो इन्फिनिटी 0 नहीं बनेगा कभी भी, सिक्योर हो चुके हैं, ठीक है। तो ये प्रमेय इन्होंने किया था। अब हमें इसको सिद्ध करना है कि ये वास्तव में ये इक्वल है कि, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, ये जो दोनों फंक्शन है, अब माना एक फंक्शन ले लेते हैं फाई एक्स, किससे मिलके, इन दोनों फंक्शनों को मिला के, एफ एक्स प्लस में ए कांस्टेंट और जी एक्स, भाई दोनों फंक्शनों को ऐड कर देते हैं, जी को ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, और इन दोनों को मिला के एक नया फंक्शन बना देते हैं फाई, ठीक है, ठीक है। तो फाई फंक्शन है और ए क्या है, वहां पर कांस्टेंट रकम है, ठीक है। तो दो कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है। अगर फाई फंक्शन इस प्रकार का लिया है, यानी अपन ए इस प्रकार से लेंगे, यहां जहां लिख देते हैं, जहां ए एक कांस्टेंट है जो क्या करता है, फाई ए और फाई बी को बराबर करता है, ऐसा कांस्टेंट लेना है ये। यानी ये दोनों बिंदु ए और बी
ए के ऊपर फाई का मान और बी के ऊपर फाई का मान रखते हैं, इनमें यहां पर भी और यहां पर, तो यानी फाई ए और फाई बी इक्वल होता है। इस प्रकार का ए दिया मैंने, ये इसलिए जानबूझ के लिया मैंने ताकि रोल्स थ्योरम को मैं सेटिस्फाई करवा सकूं, ठीक है, क्योंकि रोल्स थ्योरम की तीसरी कंडीशन, अब कहोगे सर दो कंडीशन फाई ने कैसे सेटिस्फाई कर, अरे हमें पता है एफ एक्स और जी एक्स तो कंटिन्यू है, डिफरेंशिएबल है, तो उनका जोड़ घटा गुणा भाग वो भी तो कंटिन्यू होगा, वो भी डिफरेंशिएबल होगा। बस बात ये रह गई तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई अगर और मिल जाती तो ये नहीं, ये जो फाई फंक्शन है रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। तो आता है फाई एफ एक्स जी एक्स कंटिन्यू है ही, एफ एक्स जी एक्स डिफरेंशिएबल भी है, ये तो पहले से दे रखे हैं, कंटिन्यू है ए बी इंटरवल में और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, और ये भी है, और फाई ए कंटिन्यू है, तो दिस मीन्स फाई एक्स भी कंटिन्यू है ए बी इंटरवल में, और फाई इसका मतलब यानी ये दोनों अलग अलग डिफरेंशिएबल है, तो उनका जो नया फंक्शन बना है उनको कंबाइन करके वो भी डिफरेंशिएबल होगा, अतः फाई एक्स भी डिफरेंशिएबल है ए बी इंटरवल में ओपन में, और अतः फाई ए और फाई बी मैं इक्वल लेके चल ही रहा हूं, क्योंकि ए इस प्रकार का लिया जो कांस्टेंट है, ए इस प्रकार का लिया है मैंने कि जो इन दोनों को इक्वल करवा दे, फाई ए बिंदु पर फलन का मान और फाई बी बिंदु पर फलन का मान दोनों इक्वल हो जाए, ए को इस प्रकार से एडजस्ट किया है, ठीक है। फाई बी इक्वल है, तो इसका मतलब फाई ए इज इक्वल टू फाई बी, अतः फाई एक्स रोल्स थ्योरम की तीनों शर्त को संतुष्ट करता है, अतः एक बिंदु मिलेगा, अतः एक बिंदु सी इंटरवल ए बी में मिलेगा, इस प्रकार से कि किस प्रकार से मिलेगा वो आपको पता ही है कि एफ डैश सी 0 नहीं फाई डैश सी शुड बी 0, ठीक है ना, इससे मिलेगा। अब मैंने क्या चाहिए फिर, फाई डैश चाहिए, फाई डैश है, नाउ फाई डैश एक्स क्या है, फाई डैश निकालेंगे फिर एक्स की जगह सी रखेंगे, तो एफ डैश एक्स प्लस में ए जी डैश एक्स, सी बिंदु के ऊपर फाई डैश सी एफ डैश सी ए जी डैश सी, ठीक है, बात समझ में आई ये बातें। देख लेते हैं, कब मैं ए निकालूंगा भाई, जब ए मानना ऐसा बिंदु ए कांस्टेंट लेके चला तो वो निकालना भी तो पड़ेगा, ठीक है, बट फाई डैश तो क्या है 0 है, तो यानी ये क्या बन जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा माइनस में एफ डैश सी बाई में जी डैश सी, यानी ए का मान निकाल दिया हमने, ठीक है, ए का मान निकाल दिया। अब हम इसको कहां पे पुट करेंगे, ये देखिए, ए का निकाल दिया। अब एक काम करते हैं, अच्छा फाई ए और फाई बी इक्वल भी, ए और बी के ऊपर फाई ए और फाई बी इक्वल भी है, आल्सो फाई ए इज इक्वल टू फाई बी, ये भी इक्वल है, तो एक काम करते हैं, ए पुट करो यहां पर, ए यहां पर पुट करोगे तो फाई ए यानी यहां पर पुट कर दो, एफ ए प्लस में ए जी ए, ठीक है, और इज इक्वल टू बी पर फलन का मान फाई बी, बी पुट कर दो एफ बी प्लस में ए जी बी, यहां से भी ए का मान निकाल दो, तो यहां से मान निकालेंगे ए कॉमन निकाल देंगे जी ए माइनस में जी बी इज इक्वल टू एफ बी माइनस में एफ ए, ठीक है,
इसको नीचे ले जाएंगे तो a इज इक्वल टू माइनस का एफ बी, ये माइनस कहाँ से आया, एफ ए, इसको आगे इसको पीछे, इसमें से माइनस कॉमन निकाल दिया तो जी बी, यानी बी वाले आगे लिख देते हैं और ए वाले सारे पीछे लिख देते हैं। ठीक है, तो एक यहाँ से ए निकाल दिया और एक ए यहाँ से निकाल दिया, दोनों को इक्वल कर देंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, यही हमें प्रूव करनी थी भी, ये दोनों लेफ्ट साइड इक्वल है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो यानी ये इज इक्वल टू ये, और यही हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, तो ये थी सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम भाई। और ये दो फंक्शनों के लिए है, जो स्टार्टिंग में लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम पढ़ी थी वो एक ही फंक्शन के लिए थी। ठीक है, और ये दो फंक्शन के लिए सी निकालने का, बिंदु सी निकालने के लिए यूज हुई है। ठीक है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी पढ़ेंगे, क्या कहता है ये। एक मिनट, तो अब इसका ज्योमेट्रिकल मीन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लेंथी होगी भाई, क्योंकि उसके बाद में एक थ्योरम और करेंगे इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, और एक दूसरी प्रमेय और करनी है, जनरल मीन वैल्यू थ्योरम, जो 3 फंक्शनों के लिए यूज होती है। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर मैं ये प्रमेय करवाऊंगा तो ये वीडियो लेंथी हो जाएगी। ठीक है, हमें लेंथी वीडियो नहीं बनानी, बच्चे बोर हो जाते हैं। ठीक है भी, तो इनको ध्यान से पढ़ो और एग्जाम में आ सकती है, बिल्कुल नेम से आ सकती है। क्या आ सकती है प्रमेय, स्टेट एंड प्रूव सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम, या स्टेट एंड प्रूव कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो ध्यान रखना दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, तो या हो सकता है स्टेट मीन वैल्यू थ्योरम 2 नंबर का देना चाहते हैं तो सिर्फ स्टेटमेंट ही लिखनी है, तो स्टेटमेंट लिखनी है तो आपने सिर्फ इतना ही लिखना पड़ेगा, ये इसकी स्टेटमेंट है। ठीक है, और ये इसका प्रूफ हमने कर दिया, अगर प्रूफ भी आ जाता है तो फिर ठीक है, तो ये 8-10 नंबर की है। तो ठीक है भी, ज़्यादा लेंथी नहीं बनाएंगे हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।